Hello dear students, welcome to the lecture hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin Abraham sir, and as you guys know, I am teaching you guys physics. Right now we are dealing with this topic called as magnetic effect of electric current, okay? And we have learned how much is the magnetic field due to any shaped wire, okay? Maybe it is a curve or maybe a स्ट्रेट वायर की वजह से हो या कर्व की वजह से हो, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होता है, इसके बारे में हम लोग ने डिटेल में सीख लिया. देन उसके बाद हमने सीखा कि भाई जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अंडर में अगर कोई मूविंग चार्ज आए या फिर कोई करंट फ्लोइंग कंडक्टर आए, तो ये कंडक्टर हो या मूविंग चार्ज हो, वो कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्सपीरियंस करती है. उसके बारे में भी हम लोग ने डिटेल में सीखा था. इनफैक्ट चार्जेस जो हेलिकल पाथ में फॉलो होती है, ये सब चीज़ों के बारे में भी सीख लिया. अब हमें थोड़ा और एडवांस लेवल में जाना है, तो उसके लिए मैं एक लॉ से स्टार्ट करूंगा, एक बेसिक लॉ से स्टार्ट करूंगा. उस लॉ का नाम होगा एम्पियर्स लॉ. अब ये जो एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ दिखने में कुछ इस तरह होगा. सॉरी, ये वायर थोड़ा सा गिर गया है. कीपिंग इट ओवर हियर. यस. सो एम्पियर्स लॉ कुछ इस तरह होता है. इट्स लाइक इमेजिन कीजिए कि भाई आपके सामने बहुत सारा वायर फ्लो हो रहा है. सी, एम्पियर्स लॉ जो है ना, वो इट इज एग्जैक्टली लाइक गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस तरह होता है, मैंने सिखाया है. अब गॉस थ्योरम का सेम टू सेम फंडामेंटल्स यूज करना है यहाँ पे. मैं आपको जस्ट एक रीकैप में याद दिलाता हूँ कि गॉस थ्योरम किस तरह था. सो गॉस थ्योरम में, गॉसेस थ्योरम या फिर गॉसेस लॉ जो भी है, सो उसमें ऐसा होता है कि इफ यू हैव सो मेनी नंबर ऑफ चार्जेस, ओके, बहुत सारे, ये जो भी पॉइंट्स में बना रहा हूं ना, सारे के सारे हैं पॉइंट चार्जेस. बीच में एक रैंडमली शेप्ड क्लोज्ड सरफेस आपने बनाया. सो एक सरफेस है, इट्स अ 3 डायमेंशनल सरफेस जो आपने बनाया. अभी जो भी सरफेस आप बना रहे हो, इसके अंदर से या बाहर, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कुछ ना कुछ तो फ्लक्स ट्रैवल करती है. अब जो भी फ्लक्स इधर ट्रैवल करती है, जो भी चार्जेस इसके अंदर है, सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड upon epsilon naught is equal to the flux traveling through this surface. ये था गॉस थ्योरम. सिमिलरली, सो यहाँ पर गॉस थ्योरम से ये काफी सिमिलर है. इसलिए क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए यू नीड टू हैव एन इमेजिनरी शेप जिसमें से फ्लक्स आर पार जाती है. ओके. सिमिलरली यहाँ पर एम्पियर्स लॉ अगर अप्लाई करना है, तो इमेजिन कीजिए आपके पास बहुत सारे वायर्स हैं. ओके. बहुत सारे वायर्स है जो करंट कैरी कर रही है. कुछ वायर्स ऊपर की तरफ लेके जा रही है करंट, कुछ वायर्स नीचे की तरफ लेके जा रही है, एंड सो ऑन. बहुत सारे वायर्स हैं. ओके. लेट मी कॉल दिस वायर एज I1, I2, I3 एंड ये रहा मेरा IN, और उसके अलावा IO ऐसे मैं डाल देता हूँ. IO स्टैंड्स फॉर सम एक एक्स्ट्रा करंट. ओके. अब इमेजिन करो कि उन्होंने पूछा है अबाउट मैग्नेटिक फील्ड. जैसे पिछली बार यहाँ पर फ्लक्स के बारे में डिस्कस करता है, तो एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करता है. सी, यहाँ पर इमेजिन करो, जैसे यहाँ पर आपने क्लोज्ड सरफेस बनाया था, 3 डायमेंशनल सरफेस. यहाँ पर आपको क्लोज्ड सरफेस नहीं बनाना है, बल्कि लूप बनाना है. लूप मतलब क्या होता है? लूप मतलब ऐसे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस वायर इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंडिंग एट द सेम पॉइंट. सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज लूप. इट्स नॉट अ सरफेस, इट हैज नॉट गॉट अ 3 डायमेंशनल फिगर. सरफेस मतलब वो 3 डायमेंशनल हो जाता है. ओके. जैसे कि ये जो पैकेट आपको दिखाई दे रहा है, सो दिस इज अ सरफेस, क्लोज्ड सरफेस है, हर तरफ से इसको क्लोज किया गया है. सो इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस गॉसियन के लिए. ओके. इसको बोलते हैं लूप एम्पियर के लिए. सो यहाँ पर आपको सरफेस नहीं बल्कि एक लूप इमेजिन करना है. इमेजिन करो आपने एक इमेजिनरी लूप बनाया है. लूप का शेप कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज एन इमेजिनरी लूप. इस लूप को हम बुलाते हैं, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, दिस लूप इज कॉल्ड एज, सी, एम्पियर्स लॉ का लूप है ना, जैसे गॉस थ्योरम का लूप जो सरफेस जो था उसको हम बुलाते थे गॉसियन सरफेस. मैं आपको गॉस थ्योरम से कनेक्ट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर क्या इजी हो जाता है पढ़ना, क्योंकि आप लोगों को गॉस थ्योरम तो पहले से ही पता है. आप यहाँ पर एम्पियर्स लॉ भी सीखेंगे तो कनेक्ट करके सीखोगे तो बहुत इजीली पढ़ सकोगे आप. एनीवे, इट इज कॉल्ड एज एम्पियरियन लूप. ओके. ठीक है, इसको बुलाते हैं हम एम्पियरियन लूप. अब मान लेते हैं कि ये जो लूप है, इस लूप ने हमारे सारे के सारे वायर्स को इंक्लूड कर लिए हैं, बस IO को इंक्लूड नहीं किया. IO स्टैंड्स फॉर द करंट विच इज फ्लोइंग आउटसाइड द लूप. बाकी सारे लूप के आर पार ट्रैवल कर रही है. ओके. सो इन दिस केस एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट
मैं उसका स्टेटमेंट एक्सप्रेशन के टर्म्स में बता देता हूँ। एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट द इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल, लूप का लाइन इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बोल देता हूँ, डीएल बार बोल देता हूँ। ओके, सो इंटीग्रल ऑफ द लूप, मतलब ये लूप का जो भी ये पाथ जो भी बनाया रहेगा ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स को लेके बनाए। सो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस इज अ वेरी स्मॉल सेगमेंट, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स को लेके बनाया है लूप। सो ये जो छोटा सेगमेंट है उसको हम बुलाएंगे डीएल। ओके, डीएल बार। अब जैसे कि हम लोग ने वो बियो-सवार्ट्स लॉ में सीखा था कि हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट में हम हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बोलो या मैग्नेटिक इफेक्ट में बोलो, हम हमेशा लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। ओके, एनीवे डीएल बार ये रहा। इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज कौन सा इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल। अभी ये इंटीग्रेशन में ऐसा सर्कल क्यों बनाया मैंने, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट होके इधर ही खत्म हो रही है। सो इंटीग्रेशन को कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट एंड देयर इज नो लोअर लिमिट, जहाँ से भी स्टार्ट हो रही है घूम फिर के वहीं पर खत्म हो रही है। सो उसका मतलब वो होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ओके, सो कमिंग बैक, लाइन इंटीग्रल किसका, अभी देखो ये करंट फ्लोज जो भी हो रही है इनकी वजह से यहाँ पर इसके आजू बाजू में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ही तो होती है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और लेंथ भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट ही करना, क्योंकि इट इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स करंट। अब ये करंट मतलब क्या, जो भी करंट इसके अंदर से पास हो रही है, लूप के अंदर से पास हो रही है। तो आई शैल से सम ऑफ ऑल करंट enclosed, sum of all current enclosed. So in this case it will be I1 plus I2, ये I3 opposite direction में तो minus I3, फिर I4 I5 जो भी रहेगा प्लस या माइनस, दैट डिपेंड्स कि वो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, whatever it is, and then finally plus IN. So this is the scenario of current over here. This is the expression of Ampere's law, and the statement of Ampere's law states that, see इसी में से पता चल जाता है, statement of Ampere's law states that the line integral of magnetic field या फिर magnetic induction is equal to absolute permeability at vacuum times the current passing through the एरिया फॉर्म्ड बाय लूप, या फिर इस लूप के अंदर से जो भी एरिया फॉर्म हुआ है उसके अंदर से जो भी करंट पास होती है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस वन। ये रहा एम्पियर्स लॉ आपके सामने। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, मैं जस्ट एक सेकंड होल्ड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना फास्ट। आई बिलीव आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन करने के बाद भले वीडियो को एक और बार पॉज करो और इस लॉ जो मैंने बोला था उस लॉ को भी लिखने की कोशिश करो, इस एक्सप्रेशन से खुद के लिखने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे देख के आप वापस मेरे मुंह से लॉ सुन सकते हो। ओके, सो एम्पियर्स लॉ तो मैंने सीख लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब ये एप्लीकेशंस क्या क्या है, सी देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो विद द एम्पियर्स लॉ वी कैन बेसिकली डिराइव हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड नियर एन इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर। सो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड around an infinitely long conductor carrying currents. An infinitely long conductor carrying current. सो आई बिलीव इतना तो क्लियर है आप इन लोगों को। अभी ये तो हमें एक्चुअली पता है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई हैव अ कंडक्टर लाइक दिस जिसका लेंथ जो है ना वो इन्फिनिटी तक जाती है दोनों तरफ से। अब ये कंडक्टर के बाजू में एक पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से जो भी होगा, लेट मी कॉल दैट डिस्टेंस एज मे बी आर, यू कैन कॉल इट एज आर, यू कैन कॉल इट एज ए, व्हाटएवर यू वांट यू कॉल इट एज। ओके, सो आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इन दिस केस a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द वायर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। अभी काम करेंगे, हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, किसका एप्लीकेशन है, एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन है, तो हमें यूज क्या करना होगा, एम्पियर्स लॉ ही यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसके आजू बाजू में एक काम करता हूँ, एक इमेजिनरी सर्क्यूलर लूप बना देता हूँ, सर्क्यूलर लूप, एक इमेजिनरी सर्क्यूलर लूप बना देता हूँ।
ओके, जस्ट प्योर इमेजिनेशन। सो इमेजिनरी सर्कुलर लूप मैंने बना दिया। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सीधी सी बात है, मुझे डीएल कंसिडर करना पड़ेगा। ये रहा मेरा डीएल। अब ये करंट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको तो अच्छे से पता है कि करंट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके आजू बाजू में राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से घूमेगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो मूविंग। फॉर्चुनेटली मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग द लूप। सो मैग्नेटिक फील्ड का भी सेम डायरेक्शन होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब यार एम्पियर्स लूप में, एम्पियरियन लूप हम एक्चुअली कोई भी शेप का कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर यहाँ पर सर्कल कंसिडर किया क्योंकि मुझे पता था कि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही सर्कल होती है। एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ जा रही है हम हमारे लूप को भी उसी तरफ भेजने की कोशिश करें तो एंगल का कंफ्यूजन तो अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि डॉट प्रोडक्ट होने वाली है एम्पियर्स लॉ के अंदर। एंगल तो आपको पता ही होना चाहिए, एंगल नहीं पता रहेगा तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लम। सो हमेशा आप भी ये कोशिश कीजिए, जब भी आप लूप कंसिडर करोगे ट्राई करो या तो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्योंकि अलॉन्ग होगा तो एंगल 0 रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो एंगल 90 रहेगा। बाकी एंगल्स भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जितना आप एंगल्स को 0 या 90 के अलावा दूसरा कोई भी वैल्यू रखेंगे उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा। बाकी रेस्ट इज योर चॉइस। ओके, आंसर तो सेम ही आएगा। सो कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, यहां पर हमें फाइंड करना है इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। दिस इज पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड B है, ये लूप है, दिस इज एम्पियरियन लूप। दिस इज एम्पियरियन लूप। ओके, अभी चलो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ चलो स्टार्ट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स law I can say that integration of p bar dot dl bar is equal to mu naught times I। अब यहाँ पर I जो है वो n सिर्फ नॉर्मल I है। ओके, so in this case integration of b dl cos of theta, angle between them is 0, so I shall write cos of 0 will be equal to mu naught times I, as simple as that। cos 0 is 1, b को साइड में ले लेते हैं। so b अगर साइड में लिया तो I will be getting integration of dl is equal to mu naught I। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब इस छोटे से एलिमेंट का पूरा इंटीग्रेशन होता है, मतलब पूरे को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज व्हाट, सी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है इस केस में, इट इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस। सो सर्कमफेरेंस, सो आई विल राइट b मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। बात खत्म। बाकी क्या b फाइंड करना था ना भाई, ये रहा b आपके सामने एंड दिस इज योर आंसर। एंड आप लोग ये आंसर पहले से ही पता था। इफ यू रिमेंबर, आप लोग फाइनाइट कंडक्टर में जो साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 दोनों की जगह पे आप 90 अगर डालोगे तो आपको सेम आंसर मिलता है। ये मैंने ही आपसे करवा के लिया था, बट यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये करवा के लिया था, बट यहाँ पर मैंने एम्पियर्स लॉ यूज करके उसको वापस प्रूव किया, जस्ट टू टेल यू कि भाई एम्पियर्स लॉ यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कौन सा बड़ा तीर मारा आपने, सी यहाँ पर तो तीर नहीं मारा, लेकिन ये प्रोसीजर आप दिमाग में रखो, क्योंकि यही सेम प्रोसीजर से मैं आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन सिखाऊंगा जहां पर आप लोग को एक्चुअली लगेगा कि हाँ भाई हमने तीर मारा। ओके, सो मैं काम करता हूँ, 1 सेकंड के लिए साइड में हो जाता हूँ। आप लोग ये वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने आपको सिखाया, स्ट्रेट कंडक्टर के बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है मैंने बताया। अभी चलो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन डालता हूं आपके सामने। ठीक है, मैं इसको रब नहीं करता हूं, जस्ट टू शो यू कि मैं जो अगला प्रोसीजर भी करने वाला हूं इट इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट वन, बट हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। एनीवे, लेट्स डिस्कस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, तो लेट्स डिस्कस टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड नॉट अराउंड। ओके, लेट अस फाइंड इनसाइड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट। ओके, इनसाइड अगर फाइंड करने की कोशिश करना है तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक कंडक्टर को इतना थिक बनाना पड़ेगा मुझे ताकि हम अंदर की तरफ देख पाए। मान लीजिए कंडक्टर है, उसको मैं जूम करके ये अंदर की तरफ गया, ये रहा मेरा कंडक्टर, दिस इज माय कंडक्टर। ओके, ये मेरा कंडक्टर है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसका एक्सिस ये रहा, इसका एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है। ओके, अब मैं काम करूंगा, मुझे फाइंड करना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अभी इसके अंदर फाइंड करना ना, अंदर तो कहीं पर भी हो सकता है। एक काम करता, चलो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करता हूँ, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस जो सेंटर से होगा, लेट मी कॉल द डिस्टेंस एज r, लेट मी कॉल द टोटल रेडियस ऑफ द वायर एज कैपिटल R, स्मॉल r कैपिटल R, भूलना मत। ओके, अब पूरे के पूरे वायर से जो करंट पास हो रही है दैट करंट इज I।
आई होप यू आर क्लियर। पूरे के पूरे वायर से जो करंट पास हो रही है दैट करंट इज आई। अब मैं काम करूंगा यहां पर, जैसे कि आपको पता है यहां पर हमें जो फाइंड करना होता है, जो भी काम करना होता है वो एम्पियर्स लॉ यूज करके करना होता है। तो एक काम करता हूं, एम्पियर्स लॉ यूज करके मैं इसके आजू बाजू में एक छोटा सा सर्कल बना देता हूं। जानबूझ कर ही सर्कल बनाया था मैंने, मैं बताता हूं एक्चुअली। छोटा सा एक सर्कल बना देता हूं यहां पर, ये सर्कल, ठीक है, सर्कल बना दिया। अब चेक करते हैं कि भाई यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन होगा दो फैक्टर्स की वजह से होगा। एक काम करता हूं, इसको मैं यहां पर एक इमेजिनरी सिलेंडर बना देता हूं। कंसिडर दिस सिलेंडर अलाइंड विथ माय एम्पियरियन लूप। ओके, जो डॉटेड लाइन से बनाया है वो इमेजिनरी सिलेंडर है। ओके, एंड जो प्रॉपर लाइन से बनाया है दैट इज एक्चुअली एम्पियरियन लूप। सो दिस विल बी एम्पियरियन लूप। ओके, सो एम्पियरियन लूप मैंने बना के रखा है यहां पर। अब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन चेक करना है। सो लेट मी नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट पी। यू नो, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैग्नेटिक इंडक्शन दो चीजों की वजह से हो सकती है। एक अंदर वाले सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर होती है, वो तो हमें पता है, और उसके अलावा बाहर वाले सिलेंडर की वजह से अंदर भी मैग्नेटिक इंडक्शन होती है। लेकिन हमने सीखा है कि भाई बाहर वालों की वजह से जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ओके, जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन होती है। ओके, अब ठीक है, हम लोग आगे सॉल्व करके देखते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये बाहर का जो बचा हुआ सिलेंडर है ना, उसके वजह से कभी भी यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। हाँ, लेकिन अंदर का जो सिलेंडर है ना, उसके वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर श्योर होगा। अब देखते हैं कि वो कितना होगा। लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। ओके, सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वापस मैं क्या करूंगा, हमारा एम्पियर्स लॉ, बाय द वे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ ऑलरेडी मैंने किया है ना, तो उसी को यूज करता हूँ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, वेयर आई इज एनक्लोज्ड। इन दिस केस द टोटल आई इज नॉट एनक्लोज्ड। अभी यहाँ पर जो भी करंट पास हो रही होगी ना इसके अंदर से, लेट मी कॉल दैट करंट एज आई डैश। सो हियर आई विल बी राइटिंग इट एज आई डैश। ओके, ठीक है, इसको मैंने आई डैश करके लिख लिया। अब ये आई डैश कितना है वो भी तो पता होना चाहिए ना। आई डैश पता करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं करंट डेंसिटी यूज करूंगा, जो टर्म हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सीखा था। वी नो दैट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया। उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये आई डैश इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर स्मॉल एरिया, राइट? सो आई कैन आल्सो राइट इट एज आई डैश अपॉन ए डैश। नाउ दिस आई is as it is, a की जगह पे मैं लिखूंगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बिकॉज इट इज द टोटल एरिया, एंड आई डैश अपॉन ये जो एरिया होता है ना, दिस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं मैं, सो दैट विल बी नथिंग बट पाई मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल। सो इन शॉर्ट यहां पर मुझे मिलेगा आई डैश इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई। अब ये जो है यहां पर डाल देता हूं, सो इधर डाल दिया, सो म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर भी स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। ओके, यहां पर भी वो होगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बाकी सब चीजें सेम है। सी इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार को बी डीएल कॉस जीरो लिखूंगा, क्योंकि यहां पर जो डीएल है वो डीएल भी इसी तरफ जा रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, जिस वजह से उन दोनों के बीच का जो एंगल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, एंगल जीरो है, cos 0 1 हो जाता है, छोड़ देते हैं उसको, b को बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dl इन दिस केस इज नथिंग बट 2 पाई r। ओके, 2 पाई r करके लिख रहा हूं यहां पर, एंड यहां पर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये एक स्मॉल r कैंसिल कर देता हूं, बाकी को नीचे लेके आता हूं, तो फाइनली माय आंसर इज गोइंग टू बिकम म्यू नॉट रहेगा, आई रहेगा, आई के अलावा स्मॉल r रहेगा ऊपर, एंड नीचे क्या क्या रहेगा, 2 पाई रहेगा और कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा। दिस विल बी योर मैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें से क्या समझ में आ रहा है हमें, सी दिस पर्टिकुलर टर्म इट इज कांस्टेंट, जिस वजह से मैं लिख सकता हूं दिस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देयरफॉर अलोंग द एक्सिस अगर बोले वहां पर आर का वैल्यू 0 होती है, देयरफॉर बी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहां पर, अलोंग द एक्सिस। सो अलोंग द एक्सिस ऑफ एनी वायर
कोई भी वायर के एक्सिस में से मैग्नेटिक इंडक्शन हमेशा ही क्या होगी, जीरो होगी। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, सी आपने आउटसाइड का तो देख लिया था, है कि नहीं? आउटसाइड का क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर था। सो इन दैट केस बी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नाउ इनसाइड क्या होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड एक्सिस में जीरो है। सो द ग्राफ गोस लाइक दिस, दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज एक्सिस, दिस इज द सर्फेस एंड दिस इज आउटसाइड। ओके, सो एक्सिस से लेकर सर्फेस तक जब पहुंचती है तब तक इनसाइड होती है, तो ग्राफ गोज लाइक दिस क्लाइंबिंग अप, एंड देन जैसे ही आउटसाइड पहुंच जाएगी वैसे ही वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो हियर इट इज इनसाइड, हियर इट इज आउटसाइड। आउटसाइड के लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इनसाइड के लिए तो आपको पता है क्या है करके। I believe I'm clear, okay? So यहाँ पर हमें इनसाइड फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एम्पियर्स लॉ का एक एम्पियरियन लूप कंसिडर किया, उसको पकड़ के एक सिलेंडर बनाया। हमने कंसिडर किया उस सिलेंडर में से जो करंट पास हो रही है वो आई डैश है, आई अपॉन ए इज इक्वल टू आई डैश अपॉन ए डैश के रिलेशन से हम लोग ने आई डैश का एक्सप्रेशन निकाला, एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया। तो एम्पियरियन लूप तो ये है, इसके अंदर से सिर्फ आई डैश पास हो रही तो आई डैश लिखा, उसका सब्स्टिट्यूशन डाल दिया, बाकी सॉल्व करके आंसर आ गया। सो मैं एक सेकंड के लिए साइड में हो जाता हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई बिलीव आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में जो सेकंड एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वील बी फाइंडिंग along the axis of a solenoid। एक सोलेनॉइड के एक्सिस में से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन पास होती है, कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ये हम लोग फाइंड करेंगे। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। लेट्स डिस्कस। कंसिडर करते हैं एक सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का तो स्टोरी आपको पता ही है। यहां से अगर वायर आ रही है, ऐसे घूम घूम के जाती हो लाइक दिस। थोड़ा ओरिजिनलिटी देने की कोशिश कर रहा हूं। काइंडली पार्डन इफ माई ड्राइंग, अगर मेरा ड्राइंग आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। ओके, सो दिस इज करंट गोइंग अप एंड करंट कमिंग डाउन। सो करंट पूरा का पूरा इस तरह ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब यहां पर हमें क्या करना है, एज यूजुअल एज यू गाइज नो, हमें क्या करना है, एम्पियरियन लूप अप्लाई करना है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सेंटर फाइंड करना। मैंने आपको पहले बोल दिया थी कि आपका लूप ना आप जितना हो सके कोशिश करो अलोंग द फील्ड या परपेंडिकुलर टू फील्ड रखने के लिए, फायदा आपका ही होता है। अब यहां पर मुझे सेंटर का फाइंड करना है। सो सेंटर क्या, कर्व नहीं। पिछली बार क्या था, सर्कल था, तो बोल के मैं सर्कल बना दिया तो मेरा काम खत्म हो गया था। सो सेंटर दैट इज एक्सिस से जो फाइंड करना है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। सो एक ऐसा शेप मुझे इंक्लूड करना है जिसमें स्ट्रेट लाइन होगा। शेप मतलब भाई वो क्लोज भी तो होना चाहिए। सो ट्राइंगल या क्वाड्रिलैटरल या पेंटागन, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा मुझे। सो ट्राइंगल तो यार मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन मैं अगर रेक्टेंगल दैट इज क्वाड्रिलैटरल बनाने की कोशिश करूं लाइक दिस, तो ये मेरा काम एक्चुअली बना देगा। यू नो व्हाई? बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि सोलेनॉइड में करंट्स ऐसे फ्लो होती है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल करंट अगर ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इस तरफ आ जाएगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सेंटर इज लाइक दिस। ओके, और बाकी होगा तो हम लोग फिगर आउट कर ही सकते हैं। आई विल टेल यू, एक एक करके स्लोली बता देता हूं। लेट मी कॉल दिस शेप एज ए बी सी एंड डी। ओके, सो यहां पर अंदर डीएल इस तरफ होगा, बी से सी के बीच में डीएल इस तरफ होगा, सी से डी के बीच में डीएल इस तरफ होगा, डी से ए के बीच में डीएल इस तरफ होगा। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। एंड मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखें तो अंदर ऐसे जाएगा एंड बाहर से ऐसे घूम के ऐसे आता है। ओके, एंड उसके अलावा और भी ऊपर जाएगा और भी नीचे जाएगा, ऐसे नीचे भी ऐसे ही होता है, नीचे और भी जाएंगे तो और भी ऐसे ही होता है, नीचे थोड़ा कम आएंगे तो ऐसे ही होता है। मतलब बेसिकली चलता ही रहता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैं ऊपर नहीं बना रहा क्योंकि ऊपर बहुत सारा कंजेशन हो चुका है, तो ऊपर का रिप्रेजेंटेशन मैंने नीचे की तरफ बना दिया है फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डिराइव व्हाट इज द सिनेरियो ओवर हियर। सिनेरियो को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सो इन दिस केस बेसिकली
अभी चलो एक्सेस फाइंड करने की कोशिश करना, वापस वही सेम स्टोरी, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है ना भाई। अरे ये तो सेकंड वन नहीं ना, ये तो थर्ड वन होगा ना, ये तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के हिसाब से हमें पता है कि अभी सिचुएशन हमें पता है क्या है करके, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली वही सेम स्टोरी, इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई। अब आई की अगर बात करें तो यहां पर देख लेना, सी अपना शेप ये है, जो ये रेड लाइन जो है ना ये अंदर से पास हो रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग, एक ट्यूब है, मतलब सोलेनॉइड ऐसे एक ट्यूब है और हमारा एम्पियर लॉ का एक साइड ऐसे पास हो रहा है, ओके एक ऐसे जा रही है और बाकी पूरा ऐसे ड्रॉ करके रखा है मैंने। सो ऐसे ड्रॉ करके रखा है, एक ट्यूब है और मेरे जो फिंगर्स है ना वो सारे के सारे करंट है। सो इफ यू सी ये शेप के अंदर से आर पार करंट जा रही है, नीचे से घूम के वापस आर पार करंट जा रही है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, करंट इज एंटरिंग द शेप, एंटरिंग द लूप, देन नीचे से बाहर आके वापस अंदर घुस रही है। जैसे कि वो सिलाई करते वक्त कैसे होता है ना, अंदर जाना देन घूम के वापस आना, अंदर जाना देन वापस घूम के आना। सो ड्यू टू विच क्या हो रही है, करंट एक बार एंटर कर रही है, दूसरी बार वापस एंटर कर रही है, तीसरी बार वापस एंटर कर रही है, कंटिन्यूअसली एंटर करते जा रही है। सो यहां पर करंट जो है ना वो n टाइम्स एंटर कर रही है, बिकॉज देयर आर n टर्न्स, ओके। एंड लेट मी कॉल द लेंथ एज l। सोलेनॉइड का लेंथ बोलो या रेक्टेंगल का लेंथ बोलो, दोनों एक ही होगा। मैंने आपको दिखाने के लिए रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा बनाया, वरना रेक्टेंगल हमें एकदम इंटैक्ट बनाना है, जितना सोलेनॉइड है उतना ही रेक्टेंगल बनाना है आपको। एनीवे, सो दिस विल बी n टाइम्स i। अब यहां पर जो इंटीग्रेशन है, लेट मी से a से स्टार्ट करके a पर खत्म करना है, तो ये इंटीग्रेशन को हम लोग तोड़ेंगे क्योंकि चार डिफरेंट शेप्स है, तो चार डिफरेंट केसेस की तरह तोड़ेंगे उसको। सो व्हाट आई विल डू, आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b बार डॉट डी एल बार प्लस a से लेकर b, देन b से लेकर c, आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम b टू c b बार डॉट डी एल बार प्लस आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम c टू d, c से लेकर d तक b बार डॉट डी एल बार प्लस आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम d टू a b बार डॉट डी एल बार, ओके b बार डॉट डी एल बार। ये अपना LHS मैंने कर दिया, इज इक्वल टू RHS, जैसे कि आपको पता है म्यू नॉट NI, वो ऐसे कैसे रहेगा। अब एक एक करके चेक करते हैं। यहां पर A से B तक जब जाती है, सो B और DL दोनों एक ही डायरेक्शन पे है। सो इन दिस केस फ्रॉम A टू B आई विल राइट B DL cos 0, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, प्लस B से लेकर C तक देखेंगे, DL इज गोइंग लाइक दिस बट द मैग्नेटिक इंडक्शन इज गोइंग लाइक दिस। सिंस दे आर परपेंडिकुलर, यहां पर लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन फ्रॉम B टू C B DL cos 90, ओके मेरा इंक खत्म हो रहा है तो मैं काम कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं यहां पर, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम C टू D B DL। आप अगर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड वापस आया है, B DL cos 0, DL भी उस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी उस तरफ जा रही है। बट यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पता है, सी यहां पर जो B था इट वाज B अलोंग एक्सिस व्हिच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सी यहां से ना हजारों करोड़ों लाइंस पास होती है जो अलग अलग जगह से पास होके वापस घूमती है, लेकिन वो हजारों करोड़ों लाइन जो सेंटर से पास हो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन यहां पर गया। दैट मींस आई कैन से दैट द B इज नेग्लिजिबल, द B इज नेग्लिजिबल, दिस B इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल। It's going to be negligible. Plus इंटीग्रेशन D से A तक, D to A B DL cos 90 is equal to mu naught NI। सो अब ये cos 90 वाले तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी cos 90 है तो पूरा जीरो हो जाएगा भाई, ये तो नेग्लिजिबल है, ये तो ये भी, इसको भी हम लोग ऑलमोस्ट जीरो कंसिडर करेंगे। तो तीनों को उड़ाने के बाद हमारे पास सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ B DL cos 0 इज 1, B को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DL बिकम्स टोटल लेंथ जैसे कि यहां पर दिया है। सो इन शॉर्ट इसका जो इंटीग्रेशन है दैट विल बिकम BL इज इक्वल टू दूसरी तरफ म्यू नॉट NI। सो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं B इज इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन L I। You can consider this as the expression of magnetic induction along the axis of a solenoid। नहीं तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, if I am saying that small n is equal to capital N upon L, where small n can be defined as number of turns per unit length। I repeat, small n is not number of turns, capital N is number of turns, small n will be number of turns per unit length, okay। So इसको अगर substitute करेंगे, therefore B axis
कैन बी डिफाइंड एज म्यू नॉट स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय आई। एंड अप्रोक्सीमेशन से मैं आपको ये भी बोल देता हूं, सी एक्सेस में जितना स्ट्रांग होती है कोने की तरफ जैसे आएगा वैसे कम हो जाता है, और बाहर निकल के तो और भी कम हो जाता है। सो कोने की तरफ जो होता है उसका मैं बोल देता हूं अप्रोक्सीमेटली, समझ लीजिए एक एक्सेस में जितना भी मैग्नेटिक इंडक्शन है दोनों कोने में उसका ऑलमोस्ट हाफ होता है। एंड मैं बोल सकता हूं बी अलोंग द एजेस इज हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई। Again, I repeat, the small n is equal to number of turns per unit length. So I'm requesting you guys to please pause the video and make a note of it. So dear students, मैं assume कर लेता हूँ कि आपने यहाँ पर note down कर लिया होगा. So I'm erasing. अब next हम find करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ अ टोरॉइड। अब आप सोचोगे भाई ये टोरॉइड क्या होता है, बताता हूं यार, बहुत ही सिंपल सा शेप है, बता देता हूं, इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली। ये दिस इज फोर्थ वन। सो टोरॉइड मतलब क्या होता है, समझ लीजिए अगर सोलेनॉइड आपका ऐसा है कॉइल, ओके, आप ये सोलेनॉइड को अगर ऐसा टेढ़ा करके सर्कल जैसे बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल जैसे हो जाएगा। तो सर्कुलर शेप का जो सोलेनॉइड होता है उसी को हम लोग बुलाते हैं टोरॉइड। सो टोरॉइड दिखने में कुछ इस तरह होती है। पहले मैं उसका एक्सेस बना देता हूँ, ये उसका एक्सेस होता है। एंड वायर अगर यहाँ से आ रही है तो ऐसे घूम घूम के 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 वापस अंदर की तरफ आती है। सो करंट ऐसे एंटर करती है एंड करंट ऐसे बाहर की तरफ निकलती है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टोरॉइड। लेट मी से टोरॉइड का जो रेडियस है वो रेडियस को मैं आर बुला देता हूँ। वापस सेम स्टोरी, आपको एक एम्पियर्स लॉ कंसिडर करना है, वो एम्पियर्स लॉ यहाँ एम्पियर्स लूप कंसिडर करना है। अब मैं देख रहा हूँ भाई लूप कंसिडर करना है, क्या कंसिडर करना है, देखो बना बनाया लूप है ना, हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग एक्सिस। आप इसके एक्सिस को देखोगे तो एक्सिस खुद ही घूम के बैठा हुआ है, खुद ही एक्सिस एक लूप के शेप पे है, तो हमें दूसरा कोई लूप क्यों देखना है भाई, सीधा उसी को लूप कंसिडर कर लो। अब एक काम करेंगे हम, ये जो है ना इसको हम बुलाएंगे एम्पियरियन लूप, ओके। बाकी खत्म। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ I shall say integration of p bar dot dl bar is equal to mu naught into I। यहां पर भी देखेंगे करंट घुस रही है, बाहर से वापस घुस रही है, बाहर से वापस घुस रही है। सो लेट मी से इसके कैपिटल N टर्न्स है तो म्यू नॉट N टाइम्स I करके लिखूंगा मैं। यहां पर आप देखोगे करंट ऐसे घुस रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना ऐसे घूम रही है। सो लेट मी से DL भी इसी तरफ है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसी तरफ है, तो ऐसा केस होगा तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 0। ठीक है, यहां पर मैं अभी आगे कर लेता हूं। सो इट्स लाइक इंटीग्रेशन ऑफ b dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। cos 0 तो 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब पूरा लेंथ होता है, पूरा लेंथ मतलब यहां पर मैं 2 पाई r करके लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। देन फाइनली b इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय i। अब ये n, सी दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ एनी सोलेनॉइड, बट यहां पर n अपॉन 2 पाई r इज द लेंथ ऑफ toroid and this is number of turns। मैं बोलूंगा if I can declare small n as the number of turns per unit length, then magnetic induction will be mu naught into small n into I। सो ऐसे स्मॉल एन आई के टर्म्स में लिखने का मेजर रीजन यही था कि भाई सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों के फॉर्मूले एक जैसे दिखाई देंगे। फिर एज यू कैन सी सोलेनॉइड में भी सेम फॉर्मूला था, टोरॉइड में भी सेम फॉर्मूला था, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस था। सोलेनॉइड में ये स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन अपॉन लेंथ आता था एंड टोरॉइड के केस में अपॉन लेंथ की जगह पे अपॉन द सर्कमफ्रेंस आता है, व्हिच इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ टोरॉइड। सो एक सेकंड के लिए साइड में हो जाता हूं, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई बिलीव आप लोग ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। सो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एम्पियर्स लॉ सिखाया और वो एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस आपको बताया है। सो आई बिलीव ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। तो आई बिलीव एक लेक्चर के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कंटेंट के साथ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। दिस इज जितिन इब्राहिम सर, टीचिंग फॉर ज़ीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।